हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद श्री पांडे में। इसके पहले के 4 वीडियोस में मैंने आपको इतिहास के साक्ष्यों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया है। अब जो आने वाले वीडियोस हैं वहाँ पर इतिहास के स्रोतों के आधार पर जो मैंने आपको वर्गीकरण बताया था, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में मैंने बताया था, अब हम उसे पढ़ने वाले हैं। जिसमें शुरुआत हम लोग जो करते हैं वो प्रागैतिहासिक काल से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, भौतिक ध्वंसावशेष हमको मिलते हैं। और इस काल के जो मानव हैं इनको क्या हम हंटर्स और गैदरर्स बोलते हैं। सबसे पहली चीज की प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई भी लिखित विवरण हमको प्राप्त नहीं होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक। दूसरी चीज कि इस काल के जितने भी निवासी थे, मतलब प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो हंटर्स और गैदरर्स कहलाते थे। उनको हिंदी में हम कह सकते हैं कि वो एक शिकारी जीवन जीते थे, यानी शिकार के आधार पर शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। और साथ में उस शिकार, जिस भी जानवर का शिकार करते थे उसको अपने लिए बचा कर भी रखते थे ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इनको गैदरर्स कहा जाने लगा, यानी एकत्रित करने वाले लोग। अब तो प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। इसके हम 3 भाग देखते हैं। पहला पुरापाषाण काल, यानी जो सबसे पुराना है। दूसरा मध्यपाषाण काल। और तीसरा नवपाषाण काल। जब हम पढ़ेंगे तो इसी नवपाषाण काल को ताम्रपाषाणिक भी बोलते हैं। इसमें एक चीज जो जानने की जरूरत है, सबसे, चूंकि हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं जिसमें कोई भी लिखित विवरण हमको नहीं प्राप्त होता है, तो यहां से हमको एक जानने वाली जो चीज है वो ये है कि सबसे पहले मानव इस धरती पर कब आए। जो पुरापाषाण काल है, सबसे पहला हम यही पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल। ऐसा माना जाता है कि जो पुरापाषाण काल है वो लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व शुरुआत हुई थी इसकी, यानी आज से लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व पुरापाषाण काल का जो खोज की गई है, लोगों ने कार्बन डेटिंग के द्वारा जो उसकी डेटिंग निकाली है वो ये मानी गई है। हालांकि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर 14 लाख पुराने पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। ठीक। चूंकि पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं इस काल में, पुरापाषाण काल या पाषाण काल में, हमको जितने भी उपकरण प्राप्त हुए, जो भी औजार प्राप्त हुए, वो पाषाण यानी पत्थरों के बने हुए रहे। यानी उन्होंने औजार बनाने के लिए अपने पत्थरों और बोन्स, जो हड्डियां हैं जानवरों की, उसका इस्तेमाल किया। इसीलिए इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं और सबसे पुराना होने के कारण इसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। तो पुरापाषाण काल, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि जो ज्ञानी मानव है, ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस, इसका धरती पर आगाज कब होता है? होमोसेपियंस का उद्भव काल आज से 30 से 40 हजार साल पहले का माना जाता है। ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि ये पूरा पाषाण काल के लोग जो है इनको हम हंटर्स और गैदरर्स कहते थे। क्यों? क्योंकि ये शिकारी प्रवृत्ति के लोग थे। इनको वनस्पतियों का अच्छा ज्ञान था कि किस सीजन में किस जगह पर कौन सी वनस्पतियां मिलती हैं। ठीक। अब इसी में, चूंकि इसमें से ज्यादा प्रश्न आते नहीं, प्रश्न हमारे कुछ जो आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता यानी नवपाषाण काल से आते हैं, जिसे हम ताम्र ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। तो हम वहां पर इसको पढ़ेंगे। इसमें से यही सारे प्रश्न हैं जो आते हैं, जैसे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, और खेती का आविष्कार किस काल में हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। तो इन सब के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा
विस्तृत नहीं, जितनी हमको ज़रूरत है उतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब हम ये एक प्रश्न अगर आपके मन में उठ सकता है कि इस पुरापाषाण काल में हमें कोई लिखित साक्ष्य मिला नहीं, तो हमने जो डेट निर्धारण की, यानी जो तिथि निर्धारण की, ये कैसे की? तो हमको कुछ ध्वंसावशेष मिले, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले और उसके आधार पर उसकी कार्बन डेटिंग की गई। कुछ औजार हमको मिले, क्रीपर्स, उसकी कार्बन डेटिंग से हम उसकी एज पता किए। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम किसी भी पुरानी चीज की आयु का निर्धारण करते हैं। तो हम कार्बन डेटिंग से, जिसमें कौन सा C14 कार्बन का एक अपर रूप है C14, उसकी सहायता से हम कार्बन की डेटिंग करते हैं और हम प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी एज, यानी कौन सी वस्तु कितनी साल पुरानी है। तो उसके आधार पर हमने इसकी एज की, जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने इसकी एज के का निर्धारण किया है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहली धातु है जो प्रयोग में आई वो कौन सी है? तांबा। दूसरा, सब तांबा सबसे पुरानी इस्तेमाल की जाने वाली धातु। दूसरी चीज, कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, ये प्रश्न आ चुका है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराना साक्ष्य कहां से? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो आज की डेट में कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा, सबसे पुराना औजार, क्योंकि औजार बने तो सबसे पुराना औजार जो माना जाता है वो कुल्हाड़ी को माना जाता है। सबसे पुराना औजार कौन सा माना जाता है? कुल्हाड़ी। यानी कुल्हाड़ी पहला औजार जो इस्तेमाल किया जाने लगा वो क्या है? कुल्हाड़ी है। ठीक, अब चौथी, सबसे पहला पालतू जानवर, सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता। ठीक, सबसे पहली फसल जौ व गेहूं। और इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमको? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके बाद है मध्यपाषाण काल। क्या है? मध्यपाषाण काल। इसमें क्या है? मध्यपाषाण काल में क्या है कि हमको जो कृषि की शुरुआत होती है वो कहाँ पे शुरुआत होती है? मध्य का पाषाण काल में। अगर काल के हिसाब से पूछा जाए तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या रही कि इसमें कृषि की शुरुआत हुई। कृषि की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि जो मध्यपाषाण काल है वो 10,000 साल से या 12,000 साल से 5,000 साल के मध्य माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो घास के मैदानों की उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 12,000 साल पहले हुई है। और घास के मैदानों में जो जानवर है वो चरने जाया करते थे और जो मनुष्य हैं उनके शिकार की तलाश में उनके पीछे पीछे घास के मैदानों तक आ पहुंचे। और फिर वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ उनको ऐसी चीजें मिली जिनको खाने से उनको ये लगा कि हाँ, हमारा पेट यहाँ पर भर सकता है। और धीरे धीरे हजारों सालों की प्रक्रिया के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि जो ये चीजें हैं जिनको हम खाने से खुद को एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, खुद हमारा जीवन चल जा रहा है, ये एक विशेष समय अंतराल में उपजती हैं। जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे आज से लगभग 8,000 साल पहले खेती की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसीलिए खेती की जो जानकारी है, जो कृषि है, वो मध्यपाषाण काल का योगदान उसमें माना जाता है। अब इसके बाद हुआ ये कि खेती होने लगी। खेती होगी तो जाहिर सी बात है किसी के पास जरूरत से ज्यादा हो गया। तो जब जरूरत से ज्यादा हो गया तो उसका विपणन शुरू होता है, उसकी मार्केटिंग शुरू होती है। और मार्केटिंग करने के लिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। और इसी वजह से इसके बाद किसका आविष्कार होता है? पहिए का। एक मिनट, एक चीज मैं यहां पर मिस कर रहा हूं, वो ये कि आग का आविष्कार मैं भूल गया था। पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किसी एक, ऐसा माना जाता है कि एक्सीडेंटल हो गया था। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं भूल गया था।
आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक, तो हुआ ये कि जब चीजें ज्यादा होने लगी, इस्तेमाल से ज्यादा होने लगी, तो लोगों ने उसका विपणन यानी मार्केटिंग शुरू की, बेचना शुरू किया। पहले जो मार्केटिंग हुई वो कमोडिटी टू कमोडिटी हुई। ठीक, लेकिन हमारा जो टॉपिक है अभी यहां पर वो विपणन का बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो टॉपिक है वो आपको ये समझाना है, ये आपको कि सबसे पहले किसका हो गया? कृषि का आविष्कार हो गया। कैसे हुआ? लोग जानवरों का पीछा करते करते मैदानों तक पहुंच गए, फिर उन्होंने वहां पर कृषि सीखी। कृषि के बाद जो उन्होंने सीखा वो ये कि उन जानवरों को पालतू बनाना। कृषि के बाद क्या सीखा? जानवरों को पालतू बनाना सीखा। फिर जब उनके पास एक भूखंड हुआ करता था, उस पर वो खेती करते, और खेती जो उनका इस्तेमाल होता था उससे ज्यादा जब होने लगी, तो उनको ये महसूस हुआ कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं बेचने के लिए। तो अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार होता है। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार होता है? पहिए का आविष्कार होता है। और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहीं तक है। इसी पहिए के आविष्कार के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे बसती है, वो पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग में हम अगले 2 वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफी लंबा है, तो कम से कम उसके लिए हमको 2 वीडियो चाहिए होंगे। कुछ जो विशेष चीजें हैं यहाँ पर वो ये कि कहाँ कहाँ पर पाषाण काल की जो स्थल हैं वो कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो स्थल हैं, तो सबसे पहले कुरनूल, जो कहां पर मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। दूसरा हंसी। हंसी कहां पर है? कर्नाटक। हंसी कहां पर स्थित है? कर्नाटक में है। तीसरा कुलियान। कुलियान कहां पर है? तो कुलियान आपका उड़ीसा में है। कुलियान आपका उड़ीसा में है। फिर राजस्थान में डींडवाना। मध्य प्रदेश में ये कहां पर है? राजस्थान। मध्य प्रदेश में भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में हमको चित्रित आकार कुछ मिलते हैं जहां पर चित्रकारी की गई है। तो भीमबेटका कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ऐसे ही बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमको क्या विशेष मिला है? हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। बुर्ज होम कहां पर है? कश्मीर में। और यहां से हमको पिट हाउस यानी कि जमीन के अंदर मकान बने हुए मिले हैं। अब कुछ विशेष चीजें जो अगली हैं, प्रजातियां, कि कौन कौन सी प्रजातियां थीं। तो सबसे पहली निग्रेटो। दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तीसरा मंगोलाइड। नंबर 4 भूमध्य सागरीय द्रविड़। नंबर 5 आपकी क्या थी? नार्दिक। भूमध्य सागरीय, द्रविड़ और नार्दिक। इसी तरीके से हम जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी हमारे पाषाण काल से रिलेटेड वो हम पढ़ चुके हैं। एक ही वीडियो में मैंने कुछ चीजें आपको बता दी। अब जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो अगर इसमें से बनेंगे तो ठीक, आगे जो प्रश्न बनते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। तो जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा ताम्र पाषाण काल का रहेगा। ताम्र पाषाण काल के बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में आएंगे, जिसमें 2 वीडियो लगेंगे, और 2 वीडियो में हम पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक चीजें पढ़ेंगे और हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।